गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 4 मौसी इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के कहानीकार हैं श्री भीष्म साहनी जी। यह जो कहानी है एक स्त्री के मानवीय लगाव और स्वभाव की उदारता स्वरूप का वर्णन है। आम आदमी अपने और अपने परिवार वालों के लिए जीवित रहते हैं। संसार में बहुत कम आदमी ही ऐसे होते हैं जो जनसाधारण के लिए अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। प्रस्तुत कहानी में ऐसे ही एक चरित्र का वर्णन है। मौसी। उसे सभी कोई मौसी कहकर पुकारते थे। बच्चे से लेकर के बूढ़े जवान सभी उसे मौसी कहते थे। मौसी घर घर जाकर लोगों के काम में हाथ बटाती, बच्चों के साथ हंसती बोलती, उन्हें तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। बच्चे भी उसे इतना चाहते थे कि उनके आग्रह करने पर भी वे उसे अपने मोहल्ले से कहीं जाने नहीं देना चाहते थे। तो ये तो पाठ का परिचय हुआ। तो चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। उसे सब मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी। किसी के घर बच्चा बीमार होता तो सबसे पहले मौसी को ही बुलाया जाता। किसी के घर शादी होती तो वहाँ भी मौसी सबसे पहले पहुँचती। दिन भर मोहल्ले में कभी एक के घर तो कभी दूसरे के घर मौसी बैठ की नज़र आती। यहाँ पर एक महिला के बारे में बताया जा रहा है जो कि एक वृद्ध महिला है। सभी गांव वाले, चाहे बड़े उम्र के हो या छोटे उम्र के या बच्चे हैं, सभी कोई उसे मौसी कहकर ही पुकारते थे। किसी के घर में कोई भी कार्य होता था तो वह बिना बुलाए भी पहुँच जाती थी और लोग जो हैं उसे बुलाते भी थे, है ना। तो वो कभी किसी के घर में नज़र आती थी, कभी किसी के घर में। मोहल्ले में वो हमेशा किसी न किसी के घर में बैठी हुई मिलती थी। कभी किसी घर के आंगन में बैठी लड़की के बाल काट रही होती, कभी किसी के घर की छत पर शलजम की कतलियाँ सूखने के लिए डाल रही होती। मतलब कि या तो वो बच्चों के साथ नज़र आती या तो फिर घर के काम में लगी हुई रहती। जब चंदू की बहन की शादी हुई तो मौसी दिन भर दुल्हन की हथेलियों पर मेहंदी के बैल बूटे बनाती रही। चंदू नाम का एक बच्चा था। अब उसकी बहन की शादी में भी वह शामिल होती है और दुल्हन की हथेली में वह खुद ही मेहंदी लगाती है। एक दिन आंगन में बैठी मौसी नीले रंग के पल्ले पर झिलमिलाते सितारे टाक रही थी। हम बच्चों से बोली, आओ तुम्हें सितारों से जड़ा आसमान दिखाऊं। आप लोग देखे होंगे कपड़ों में कभी कभी सितारे जो हैं लगे होते हैं, तो उसे देखो तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसमान में तारे चमकता हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार से जो कपड़ों पर सितारे लगे होते हैं वो भी उसी प्रकार के चमकता हुआ दिखाई देता है। तो मौसी जो है नीले रंग के पल्ले पर इसी प्रकार के सितारे को टाक रही थी और बच्चों को कहती है कि तुम्हें सितारों से जड़ा आसमान दिखाऊं। कहकर उसने हमारे सामने पल्ला बिछा दिया और उस पल्ले को बिछा देती है। सचमुच में हमें लगा जैसे तारों से झिलमिलाता आकाश हमारे सामने फैल गया हो, क्योंकि आकाश का रंग भी नीला होता है और उस चुनरी का रंग भी नीला था। तारे जो है चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही उस पर टाके जो सितारे थे वो भी झिलमिलाता हुआ आकाश में जिस प्रकार से तारा जो झिलमिलाता है वैसा ही दिखाई देने लगा। और बच्चों को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि सचमुच उनके सामने आकाश में जो तारे रात के समय झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं वैसे ही उनके सामने आकाश जो है फैल गया है। बड़ी बहन सुनाती थी कि पहले मौसी तीज त्यौहार के मौके पर नाच भी करती थी, तरह तरह के स्वांग भरती, पर अब वह कुछ बूढ़ा गई थी, है ना, बूढ़ी हो गई थी। इसी के कारण से जो वह स्वांग रचा करती थी अब वह नहीं कर पाती है। जब भी कोई ऐसा तीज त्यौहार आता था या फिर कुछ खास अवसर रहता था तो वो इस तरह का स्वांग रचा करती थी। मौसी कौन थी, कहाँ से आई थी, कोई नहीं जानता था। किसी को यह भी नहीं मालूम था कि वह रहती कहाँ है। एक बार माँ ने मुझसे पूछा, जब मौसी को बुला ला। मैंने पूछा, कहाँ मिलेगी? माँ बोली, मोहल्ले में कहीं मिलेगी। फिर यह भी कोई नहीं जानता था कि मौसी कब उस मोहल्ले में आई थी। बच्चे जब बड़े हो जाते तो छोटे स्कूल को छोड़कर मिडिल स्कूल में जाने लगते तो मौसी का दामन छोड़ देते।
तब मोहल्ले के दूसरे नन्हे बच्चे उनका साथ पकड़ लेते थे। अब यहाँ पर चाहे बड़े हों या बच्चे हों या बूढ़े हों, कोई भी नहीं जानता था कि मौसी कौन थी, वह किस गांव से आई थी और कहाँ रहती है। कोई भी इस बात को नहीं जानता था। छोटे छोटे बच्चे जब तक छोटी कक्षा में रहते थे तब तक वह मौसी के साथ में बैठते थे, उनके साथ खेलते थे। लेकिन जैसे ही वह बड़ी क्लास में यानी कि मिडिल क्लास में पहुंच जाते थे, मिडिल कक्षा में पहुंचने के बाद में तो मौसी का दामन छोड़ देते थे, उनके साथ रहना छोड़ देते थे। लेकिन उसके साथ में मोहल्ले के दूसरे जो छोटे बच्चे होते थे वो उनका साथ पकड़ लेते थे। रोज़ दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले पहुंच जाती थी। एक नीम का पेड़ था। जैसे ही दोपहर जो है ढल जाती थी, शाम का समय रहता था, शाम जैसी ही होती थी तो एक नीम के पेड़ के नीचे जो चबूतरा था वहाँ पर मौसी जो है पहुँच जाती थी। वहाँ सभी बच्चे खेला करते थे, बच्चे क्योंकि वहीं पर खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ चुटकुले सुनाना बहुत पसंद था। मौसी जो है दिन भर इसी प्रकार से बच्चों के साथ रहा करती थी और उन्हें उनके साथ खेलना, कहानियाँ सुनाना, चुटकुले सुनाना बहुत पसंद था। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं जिस प्रकार आपके बुक में भी यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है जहाँ पर चबूतरे में मौसी को घेरे हुए बच्चे हैं और एक पेड़ है। वहाँ पर मौसी जो है बच्चों को चुटकुले, कहानियाँ और उनके साथ खेलना, ये सारे कार्य जो है करती है। बच्चे वहीं खेलते रहते हैं। तो ये सब जो है बच्चे इसी प्रकार से उनको घेरे रखते हैं और मौसी जो उनको कहानियाँ सुनाती, बच्चे प्यार से उन्हें सुनते हैं। जब शाम हो जाती और बच्चे खेलकर थक जाते तो मौसी को घेर कर इसी प्रकार से बैठ जाते हैं और उससे कहानियाँ सुनते हैं। आज मुझे जितनी कहानियाँ याद हैं, तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, सुंदर बाई की कहानी, वे मैंने मौसी के मुँह से ही सुनी थी। ये सारी बातें जो हैं मौसी के साथ में जो बच्चे खेल करके बड़े हुए हैं वो इस बात को याद करते हुए बता रहे थे। मौसी मैला सा दुपट्टा ओढ़े रहती थी। उसके हर कोने में कुछ ना कुछ बंधा रहता था। वह गरीब थी, है ना, तो उसका जो दुपट्टा था वो मैला हो चुका था और उसे वह ओढ़े रहती थी और उस मैले से दुपट्टे के हर कोने में कुछ ना कुछ वह बांधे रखे रहती थी, जैसे कि किसी में टिकिया, किसी में दाल फुलिया। मौसी दुपट्टे के छोरों को खोलकर हम सबकी हथेली पर थोड़ा थोड़ा चना चबेना रख देती। मतलब कि बच्चों के खाने के लिए वह कुछ ना कुछ अपनी जो दुपट्टा है ओढ़े रहती थी उसमें कुछ ना कुछ बांधे रखती थी और थोड़ा थोड़ा सबको खाने के लिए देती थी। एक बार मैंने माँ को बताया तो माँ ने मना कर दिया। उस गरीबीन से लेकर क्यों खाते हो, वह थोड़ा सा चना चबेना अपने लिए रखती होगी। अब जब बच्चे जो हैं अपनी माँ को इसी प्रकार से जो कुछ भी मौसी के साथ बिताया हुआ जो दिन रहता है, कैसे कैसे वो उनके साथ खेलते हैं, क्या बातें होती हैं, क्या वो खाने को देती हैं, सब बताते हैं, तो फिर उनकी माँ जो है मना करती है। मौसी के साथ दिन रात रहते हुए भी कोई नहीं जानता था कि मौसी कौन थी, है ना। बच्चे जो हैं दिन भर उनके साथ रहते थे लेकिन इसके बावजूद भी उनको नहीं मालूम था कि वो कौन थी। उसका कोई सगा संबंधी है भी या नहीं। कोई बच्चा उससे पूछता, मौसी तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो कहती तुम्हारे मोहल्ले की। तुम कौन हो, तो कहती तुम्हारी मौसी। तुम्हारे बेटे बेटियाँ कहाँ हैं, तो अपनी उंगलियों से एक एक बच्चे को छूकर कहती यह मेरा बेटा, यह मेरी बेटी। नाम पूछो तो कहती मैं मौसी हूँ, यही मेरा नाम है। अब वह बच्चे जैसे ही अगर उसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, उसका परिचय पूछते हैं, तो वह उन्हीं को अपना सब कुछ बताते हुए, एक एक बच्चे को बताते हुए कि उनका सगा संबंधी, उनके रिश्तेदार, उनके बेटे बेटियां, सब कुछ वह उस मोहल्ले के बच्चों को ही मानती है, उन्हीं में ही अपना परिवार वह देखती है। इसलिए वह उनको अपना कह करके बताती है। और अपना परिचय अगर कोई पूछते भी हैं तो सभी कोई तो उसे मौसी ही कहते थे, तो अपना नाम भी वह मौसी ही कहकर बताती है। उस मोहल्ले में वह लंबे समय से रह रही है तो अपना घर का पता भी वह उसी मोहल्ले को ही बताती है ना। तो ये टॉपिक को जो मैंने अभी बताया है, इस टॉपिक को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।